Good morning. Good morning, sir. Attend your roll call. जिसकी भी टर्न आए वो खड़ा होके हैंड रेज करेगा और फिर बैठ जाएगा अपनी सीट के ऊपर, ताकि वो हमें दिखता रहे कि वो बच्चा है कौन। ठीक है बेटा। हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, रितु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, Yes, sir. प्राची, कौन है? प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, Yes, sir. नैन्सी, कोमल, Yes, sir. अंशु, Yes, sir. रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, Yes, sir. मुस्कान, Yes. काजल, Yes, sir. मनीषा, Yes, sir. मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, Yes. पीयूष, Yes, sir. प्रीति, निखिल, कीर्ति, Yes, sir. प्रियांशु मलिक, हो गई सभी की अटेंडेंस? अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है आपके सिलेबस के अंदर से, उस टॉपिक का नाम क्या था? एनर्जी प्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट जो हम देखेंगे, उस यूनिट का नाम होगा ड्रग्स। ड्रग्स से रिलेटेड आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी। तो सबसे पहले, जैसे लास्ट में आपको ध्यान होगा, मैंने थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको लास्ट टाइम, बताया था कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो उस तरीके से आपने अपने सारे नोट्स तो प्रिपेयर कर ही लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली यूनिट, नाम जिसका क्या है? ड्रग्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही आ जाता है जब भी आप देखें कि ड्रग्स नाम आ गया, इट मीन्स वो कोई हार्मफुल थिंग है आपके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके जो ड्रग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं।
डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मीन्स वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी कर सकते हैं और मेडिसिन का काम ना भी करे। वो आपके लिए थेरेपी का मतलब इलाज, वो आपकी किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं और इलाज ना भी करे। तो मीन्स ड्रग्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच मे और मे नॉट हैव थेरेपेटिक एक्शन। उनका थेरेपेटिक एक्शन हो भी सकता है और थेरेपेटिक एक्शन ना भी हो। अगर उनका थेरेपेटिक एक्शन है तो फिर वो हमारे किसी भी डिजीज को क्योर करने के काम आ जाते हैं। तो आप उन्हें कहते क्या है, ड्रग्स। आमतौर पे इस पूरे चैप्टर के अंदर जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ड्रग्स, तो इट मीन उसकी पॉजिटिव सेंस को हम करेंगे यूज, ना कि उसकी नेगेटिव सेंस को। हम ये नहीं कहेंगे कि वो पॉइजन का काम कर रहा है, हम उसको पॉजिटिव सेंस के अंदर ही लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जिसे हमने कहा कि मेडिसिन और द कीमोथेरेपेटिक एजेंट, आखिर ये है क्या। जैसे मैंने आपको बताया दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है मेडिसिन और पॉइजन के बीच में, कि अगर वो हमारे जो डिजीज है उसको क्योर करने के आ जाए काम, तो वो कहलाते हैं आपकी मेडिसिन या कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। अगर वो हमारे लिए हार्मफुल हो, उनका कोई थेरेपेटिक एक्शन ना हो पाए बल्कि हमारे लिए नुकसान कर जाए, हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर डाल दें, तो इट मीन्स वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, वो पॉइजन कहलाती है। लेकिन आपकी कोई भी चीज जो ड्रग होती है वो मेडिसिन का काम कब करती है, अगर आप उसको एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अगर आप उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है ये आपकी 1 mg की गोली है, ये आपकी 2.5 mg की है, ये 5 mg की है, ये 500 mg की है। इस टाइप से डॉक्टर आपके बॉडी को देखता है, वेट करवाता है। आपने देखा होगा वेट के बेसिस के ऊपर भी दिया जाता है कि ये जो बॉडी है जिसका इतना वेट है तो वो कितनी अमाउंट को सहन कर सकती है उसकी बॉडी। प्लस आपके साथ ये देखा जाता है उसके अंदर जो भी आपके एंटर कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका लेवल क्या है। इसलिए तो पहले डॉक्टर जाते ही साथ टेस्ट लिखते हैं कि आप ये टेस्ट करा लें, ताकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का पता चले, किस लेवल तक उनकी ग्रोथ हो चुकी है, तो किस लेवल तक कितनी हाई डोज उस बंदे को दी जाए। अदरवाइज शुरू में जब डॉक्टर को दिखता है तो लो mg की टैबलेट ही आपको दी जाती है। तो मीन्स अगर आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट उस केमिकल को कर लिया है यूज, तो फिर वो कहलाएगा आपके लिए पॉइजन, अदरवाइज वो क्या है आपके लिए मेडिसिन है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कीमोथेरेपी का मतलब केमिकल कोई भी आपने ले लिया, ड्रग आपने कोई भी ले ली और आपका इलाज हो गया, आप ठीक हो गए, तो जो साइंस है ऐसी उसको कहते हैं आप क्या है, कीमोथेरेपी कह देते हैं। बेसिक अप्रोच कीमोथेरेपी की क्या होती है, बेसिक वही जो हमने आपको बताया, ये पता लगा लेना टेस्टिंग के द्वारा कि जो ये डिजीज है आपको ये कैसी है, ये बैक्टीरियल डिजीज तो नहीं, ये फंगल डिजीज तो नहीं, ये वायरल इंफेक्शन तो नहीं। तो सबसे पहले उस चीज का पता लगाया जाता है और अकॉर्डिंगली ही उस तरह की टेबलेट दी जाती है। आपने देखा होगा कई बार हम खुद डॉक्टर को कह देते हैं कि जी हमें ना एक एंटीबायोटिक और दे दो जिस आपके साथ। डॉक्टर कहता है कि भाई मैंने आपकी टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के दौरान मैंने देखा है कि अभी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है नहीं, हम सबसे पहले आपको सिंपल ये टेबलेट दे देते हैं, क्या पता आप इसी से ठीक हो जाए। लेकिन कई बार हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर घर पे बैठे ही अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं और किसी भी टेबलेट को बिना उसकी एडवाइस के किसी भी अमाउंट में हम उसको ले लेते हैं और बाद में वो बात हमारे हाथ से निकल जाती है। फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर उसके इलाज में फिर हमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें कीमोथेरेपी की अप्रोच को समझना चाहिए कि जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होती है, वो काम क्या करती है। उनका काम ही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अगर हमने हमारी बॉडी के अंदर उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो फिर वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके करेगी क्या। जो हमारे यूजफुल बॉडी टिश्यूज हैं, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। वो अपना इफेक्ट कहीं ना कहीं तो शो करेगी ना। तो इसलिए तो एक अमाउंट में चीज डाली जाती है। आपने पढ़ा होगा ना, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट की यूनिट पढ़ते थे आपने देखा था कि कोई बैलेंस रिएक्शन होती है। बैलेंस का मतलब कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, उनको एक भी मोलर अमाउंट में ले ले या बैलेंस अमाउंट के अंदर ले ले, 1 मोल इसका तो 2 मोल उसके। उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपने एक्सेस में नहीं ली, आपकी रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से चलेगी। ऐसा ही तो यहाँ पे है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अमाउंट का पता चल गया कि वो इस अमाउंट में है, तो मान उसको आप एक रिएक्टेंट मान ले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसके साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट डालना है, वो हमारी यहाँ पे ड्रग हो गए, तो उसको किस अमाउंट में डालें, जितने वो हैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो उनको डिस्ट्रॉय करना है। उससे ज्यादा तो हम नहीं डालेंगे, अदरवाइज अपना साइड इफेक्ट दिखा देंगे। तो यानी सारी की सारी बेसिक अप्रोच आपकी केमिस्ट्री चल रही है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस होती है, ये उसी के बेसिस के ऊपर ही तो आपको ड्रग दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है और डॉक्टर एडवाइस देता है कि इतनी mg की ड्रग आप ले लें। तो ये बेसिक अप्रोच कहलाती है कीमोथेरेपी की। कि इसका काम क्या है, सिंपली अटैक करना है, डिस्ट्रॉय करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि जो साइड में दूसरे
हमारे बॉडी टिश्यूज हैं उनको कोई भी हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये अप्रोच होती है हमारी कीमोथेरेपी की। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी जो ड्रग है वो कम मेडिसिन का काम करती है। अगर हम उसको इस तरीके से ले लें कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो हमने ले लिया, तो फिर वो मेडिसिन का काम ही कर जाती है। जो कोई भी आपने ड्रग ले ली, वो कब कहेंगे कि उसने आपके किस चीज का काम कर दिया, मेडिसिन का काम कर दिया। मीन्स वो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, वो साइड इफेक्ट दिखाए ही ना। लेकिन कई बार साइड इफेक्ट हो भी जाते हैं ना, कई ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें वो ड्रग हमारे लिए मजबूरी बन जाती है, हमें लेनी पड़ गई, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा ना, जितने भी ऑन्कोजेनिक ड्रग्स होती है, कैंसर के अगेंस्ट जो काम करती है, एंटी कैंसर जो ड्रग होती है, जब लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। देखा होगा किसी के कोई इफेक्ट आ गया बॉडी पे, कोई दूसरा आ गया, है ना। तो यानी वो मिनिमम साइड इफेक्ट दिखाए फिर भी ऐसी चीज की डिस्कवरी की जा रही है। अभी आपने देखा भी होगा अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पे रिसर्च का लेवल थोड़ा ज्यादा है, जर्मनी के अंदर, वहां पे ऐसा बताया गया है कि कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई जा रही हैं जो कैंसर के अगेंस्ट करेंगी काम और बॉडी के ऊपर असर भी नहीं डालेंगी। मिनिमम इफेक्ट होगा, जितना आप चल रहे हैं ना उससे भी और भी कम हो जाएगा। एक चीज और भी बताई गई है कि देखो क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनकी जब एक्सेस में ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, एक लिमिट से बाहर जाके ग्रोथ हो जाती है, तो तभी तो हम कहते हैं उस अनकंट्रोल्ड यानी ग्रोथ का नाम ही कैंसर बोल दिया जाता है। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स तो मिले होंगे ऐसे जिसकी वजह से वो ग्रोथ बढ़ती चली गई। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स उस सेल को मिल रहे हैं जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, अगर वो मिलने बंद हो जाए बाहर से, इसका मतलब वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसा बताया जाता है कि आप है ना, जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, तो जो जितना कम फूड खाएगा उसकी लाइफ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। फूड सिर्फ हमें उतना ही खाना चाहिए जिससे कि हम सिर्फ हेल्दी रह पाए, हमें एक्सेस में नहीं खाना होता। ये कहा जाता था कि आपने कभी सुना होगा कि हम जो इंसान थे वो यानी इस तरह से धरती के ऊपर उतारे गए थे कि जब भूख लगेगा वो तभी खाना खाएंगे। इसलिए पहले देखा होगा आपने, शिकार करते थे, काफी दिनों में उनको भोजन मिलता था, फिर थोड़ा पेट भर के खा लेते थे, फिर काफी दिनों तक फिर भूखे रहते थे, एंड सोन इसी टाइप से। तो फिर वो बीमार कम हो जाते थे। तो लेकिन अब क्या हो गया कि भूख नहीं है फिर भी खा लेते हैं। सुबह उठते ही साथ आपने देखा होगा, हम पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो इस हैबिट को यानी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सुबह उठे नहीं कि उठते ही साथ फिर कुछ खाने पिलाने के लिए उसको दे दिया, भूख भी नहीं है फिर भी ना तेरे को खाना पड़ेगा, फिर बच्चा फिर खा लेता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जा रहे हो नहीं, अब फिर ये खा के चले जाओ आप, नहीं तो कैसे हेल्दी रह पाओगे। फिर गए ये अपने कॉलेज के लिए ले जाओ, वहां पे बैठ के ये खा लेना, घर पे पहुंचे नहीं उससे पहले कि अब ये भी आप खा लेना, रात को सोते फिर ये खा लेना। कहने का मतलब जगह होती नहीं लेकिन हम उस चीज को खाते रहते हैं। तो ये जो हमारी हैबिट होती है इस टाइप की, वो हमें बीमार करती चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहें कि हम कम से कम बीमार हो, तो फिर हमें अपनी फूड हैबिट्स को बदलना ही पड़ेगा। फूड हैबिट्स बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हम करते हैं ना कि हम फास्ट कर लेते हैं, उसका पर्पज ही क्या होता है, यही होता है। आजकल उसको नाम दे दिया ना, पहले अपने आप ही फास्टिंग हो जाती थी, लेकिन आपने देखा होगा आज तक क्या करते हैं, उसके ऊपर चैनल आ गए, लोग बताने शुरू हो गए, लेक्चर होने शुरू हो गए कॉलेजेस के अंदर, बाहर से बुलाते हैं डॉक्टर्स को कि वो बता के जाए इन बातों का जिनको हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो आते हैं यही बात बता लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन हम सबको पता है, तो इसलिए हमेशा सिर्फ उतना ही खाएं जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। मोटे पतले से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किसी से पड़ता है कि हम हेल्दी रहें। हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मिनिमम फूड और मैक्सिमम आपकी हेल्थ बनी रहेगी, और वो भी बैलेंस डाइट खानी है। तो जो यहाँ पे बताया गया ना कि जो हमें इन ड्रग्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि हम बीमार हो गए। अब जरूरत पड़ ही गई तो फिर कैसे हो वो, तो वो कंडीशंस बन गई, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई कि ड्रग हो तो कैसी हो, ऐसी हो जो नॉन टॉक्सिक हो, ऐसी हो जिसके मिनिमम साइड इफेक्ट हो, ऐसी हो जो हमारे होस्ट टिश्यूज को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसी हो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो कि मिनिमम अमाउंट में हम ले और अपनी जो वर्कआउट उसकी क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे बोलो, ड्रग होंगे। ऐसा भी ना हो कि अगर हमने उसको एक बार ले लिया तो हमारी बॉडी उसके प्रति रेजिस्टेंट हो गई, कि भाई एक बार ले लिया अगली बार वो बीमारी दोबारा हो गई तो वो काम ही नहीं करे ड्रग, ऐसा भी ना हो। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी की सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के केमिकल के अंदर मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो ड्रग।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? देखो ये बेसिक टर्म्स है आपके सामने, देखो आपको दिखे, टारगेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, रिसेप्टर किसे कहते हैं, केमिकल मैसेंजर किसे कहते हैं, एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं, एगोनिस्ट किसे कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की टर्म्स है आपके सामने, जो उस दिन लास्ट लेक्चर में जाते जाते आपको जल्दी जल्दी बोली थी। अब इनको वन बाय वन हम ले लेते हैं। देखो होता क्या है, जो एक डायग्राम से आपको दिख रहा है, पहले इसके बारे में बता दें। आपकी जो भी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। तो फिर उसके अंदर भी क्या होता है, जो हमने बोला कि वो आपकी सेमी परमिएबल तो हो गई, लेकिन एक चीज और भी हमने पढ़ा था उसके अंदर, वो कि वो कैसी मेम्ब्रेन, वो बाइलेयर होती है। उसके अंदर बाइलेयर किस चीज की होती है? जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसके अंदर होता क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर जिसे बोला जाता है। तो जो फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है वो किस तरह से बनती है? फास्फो और लिपिड बोल दिया। लिपिड वाले चैप्टर के अंदर हम ये चीज आगे जाके पढ़े भी गए। सोप डिटर्जेंट्स के अंदर भी ये चीजें देखी जाती है। होता क्या है, इंटरनल लेयर हो, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसका इंटरनल पार्ट हो, एक्सटर्नल पार्ट हो, वहां पे पोलर आपके हेड होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पोलर हेड, यहाँ पे ये पोलर हेड होते हैं। और पोलर हेड इंटरनल पार्ट पे भी हो गए, एक्सटर्नल पार्ट पे भी हो गए, और जो टेल्स होती है इंटरनल एक दूसरे को फेस कर रही होती है। तो जो इंटरनल पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, वहां पे जो नॉन पोलर टेल होती हैं वो क्या कर रही होती है? बोलो, एक दूसरे को फेस कर रही होती है। इस तरह से दो लेयर बन गई, फास्फोलिपिड बाइलेयर बन जाती है। इन्हीं फास्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में, फास्फोलिपिड बाइलेयर के यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इंडल्ज होती हैं प्रोटीन्स। क्या इंडल्ज हुई होती हैं? प्रोटीन्स, कुछ ऐसी जो अंदर ही रह जाती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कह देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो गुफा की तरह चलती है, इंटरनल पार्ट से एक्सटर्नल पार्ट तक आर पार निकल गई, जैसे गुफा होती है, पहाड़ के बीच में से टनल निकाल दी, उन्हें आप टनल प्रोटीन्स कह देते हैं। और जो टनल प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीनेसियस ही तो होता है। वही तो फिर रिसेप्टर का काम करते हैं। वहां पे किस चीज का काम करते हैं? रिसेप्टर, जो टारगेट मोलिक्यूल्स को क्या करते हैं? ऊपर अपने बैठने का मौका दे देते हैं। लेकिन अगर वो बैठ गए, और कई बार वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा देते हैं, कई बार वो नेगेटिव इफेक्ट दिखा देते हैं। तो यही चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो ये हमने बता दिया था, ये जो पार्ट होते हैं बीच में प्रोटीन्स हमने दिखा दी। देखो लंबी सी जो पार्ट हमने दिखा रखी है, ये आपके टनल प्रोटीन्स कहलाती है। बोलो कैसी प्रोटीन हो गई? ये आपकी टनल प्रोटीन्स है। रिसेप्टर प्रोटीन हमने बोल दिया, क्योंकि रिसेप्ट करेंगे, इनके सरफेस के ऊपर आके मोलिक्यूल्स आके बैठेंगे। अब होगा क्या? देखो, जैसे हमने बताया रिसेप्टर, रिसेप्टर आखिर है क्या? रिसेप्टर कोई और नहीं, जैसे कि अभी नीचे डायग्राम के अंदर हमने आपको बताया और आपने देखा कि द इंजाइम्स, इंजाइम का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेसियस नेचर होता है। अभी मैंने आपको बता दिया था, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एम्बेडेड होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती है, इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, टनल्स होती हैं। जो एक्सटर्नल सरफेस के बाहर पड़ी होती है एक्सट्रिंसिक कह दिया, जो अंदर होती है इंट्रिंसिक कह दिया, आर पार निकल गई तो टनल प्रोटीन्स कह दिया गया। मतलब जो प्रोटीन्स होती है इंबेडेड रहती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड रहती हैं। तो और इनका नेचर, इंजाइम्स का भी मैंने बताया प्रोटीनेसिस नेचर ही होता है। तो वो इंजाइम, वो प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती हैं? धसी हुई होती है, एम्बेडेड रहती है। करती क्या है? इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। वो काम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम का। किस चीज का? इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने का इनका काम होता है। केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। बाय रिसीविंग द केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड बाय द टारगेट मोलिक्यूल, टारगेट मोलिक्यूल केमिकल मैसेंजर को रिलीज करते हैं, ये उनको क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद मैसेज आगे फर्दर चला जाता है। आपने देखा होगा ना कि किस तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम करता है काम। आपने कहीं पे भी देखो, दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक जहां पे हमने कहीं पे मान लीजिए आपको नीडल लग गई, मैसेज एकदम गया दिमाग के अंदर, वहां से फिर वापस आया आपके हाथ के अंदर, और आपने हाथ एकदम हटा लिया। देखो कितनी फास्ट प्रोसेस है, यूं गया मैसेज और वापस भी आ गया, लगते ही साथ आप हटा लेते हैं। तो यानी सबसे पहले आपकी दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक के थ्रू मैसेज दिमाग तक पहुंचा, दिमाग ने कहा तेरे को चोट लग चुकी है, अब तू हटा ले, उसके बाद वो हटाता है। अगर कहीं पे जो नर्व एंडिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो काम करना बंद कर दें। आपने देखा था पीछे आपके उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ था, क्या हो गया, किसी जो बंदा था ना, जो उसके पैर थे, पैर उसको पता ही नहीं था, उसने सोचा सर्दियों के दिन अपने पैर धोले, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जैसे लकवा मार गया, कुछ और हो गया, सेंसेशन भी खत्म हो जाती है। कईयों की सेंसेशन बचती है, कईयों की मर जाती है। जिसमें सेंसेशन बाकी है वो रिकवर कर जाता है, जिसमें सेंसेशन नहीं है तो उसको पता ही नहीं है। तो हुआ क्या, पैर धोने के लिए बैठ गया, दिखा रखा था, ऐसी वीडियो भी उसकी काफी दिखाई थी। तो उसने अपने पैर रख दिए, घर वाले कोई थे नहीं,
तो वो आराम से बैठा था ऐसे, उसको पता ही नहीं चला, कब उसके पैर भी जल गए। एकदम घर वाले जब आए, देखा रही है क्या हो गया, उसके पैर जल्दी से बाहर निकाले, इतने मोटे मोटे वो स्वेलिंग आ गई उसके अंदर, है ना, बाल ऐसे हो गए इस टाइप से, जैसे देसी भाषा में कहना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपके नर्व एंडिंग अगर खत्म हो जाए और ये सिस्टम काम करना बंद कर जाए, तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ सकती है ना किसी के भी बॉडी के अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो ये था इसका पर्पस। उसके बाद ये बाइंडिंग साइट जैसे मैंने बताया ऑफ द रिसेप्टर की। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है, ये क्या करता है बोलो, रिसीव द केमिकल मैसेंजर विच इज रिलीज्ड बाय टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, और इसको एक्सेप्ट कौन करती है, बाइंडिंग साइट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग भी आ गए। उसके बाद क्या हुआ, केमिकल, वो केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय द टारगेट मॉलिक्यूल्स और द ड्रग ने छोड़े। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम होता है तो उसके द्वारा कुछ हमारी बॉडी खुद फाइट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और हमारी बॉडी को खुद ठीक करने का प्रयास कर लेती है। लेकिन अगर वो लिमिट हो जाए क्रॉस, तभी तो हमें जरूरत पड़ती है बाहर से आपके मेडिसिन लेने की, ड्रग लेने की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो वही हमने यहाँ पे बताया, द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय द टारगेट मॉलिक्यूल और द ड्रग्स। टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब ओरिजिनल हमारी बॉडी के अंदर जो अपने आप काम चल रहा है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा काम चल रहा होता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो फिर हम क्या लेते हैं बाहर से, ड्रग्स। फिर वो ड्रग लेने की जरूरत हो जाती है, फिर चाहे वो हमारी बॉडी में खुद रिलीज हो रहे हो या ड्रग्स के थ्रू हो रहे हो रिलीज। तो द केमिकल्स विच आर रिलीज इधर बाय द normal target molecules present in our body or by the drugs which are taken from the outside, gives the message to the cell without entering in the cell are called as the chemical messenger। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप केमिकल मैसेंजर का नाम दे देते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम आपको दिख गया यहाँ पे। उसके बाद टारगेट मॉलिक्यूल कौन कौन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, जैसे आपको अभी बताया गया। फिर वो जाके मैंने आपको बताया किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग एंटागोनिस्ट या एंजाइम इनहिबिटर, जैसे नाम से पता चलता है ये क्या करते हैं, द ड्रग्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लॉक्स द रिसेप्टर साइट। ये जो रिसेप्टर साइट होती है, देखो ये वाली जो रिसेप्टर साइट है, इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लॉक। हमने बताया था ना, या तो सीधे जाके इसके ऊपर बैठ जाए। आपने पढ़ा था कि जब ब्लॉक की मैकेनिज्म हम बता रहे थे उस टाइम पे हमने इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि दो टाइप के इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव और द नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप की आपको बताई गई थी। कॉम्पिटिटिव का मतलब सीधे ही जाके यहाँ पे रिसेप्टर साइट के ऊपर जाके बैठ जाए, उसको कहते हैं डायरेक्ट ब्लॉकिंग। या जो ये साइट है इसके नियर अबाउट कोई दूसरी साइट भी प्रेजेंट हो, जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहां पे जाके बैठ जाए और जो ये रिसेप्टर साइट की जो पर्टिकुलर शेप है उस शेप को ही डिस्ट्रॉय कर दें, वो शेप वैसी ना रहे। तो अब इसको वो जो बाहर से आपके टारगेट मॉलिक्यूल आएंगे, फिर वो उसको पहचाना बंद कर देंगे। जो वहां से केमिकल निकलेगा उसको पहचानेगा नहीं, वो मॉलिक्यूल वहां पे बैठेंगे नहीं। तो इस टाइप से इनहिबिशन हो गई वहां पे। तो द ड्रग्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लॉक्स द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स द नेचुरल फंक्शन, तो उसे कहते क्या है, एंटागोनिस्ट। क्या कहते हैं आप उसे, एंटागोनिस्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आ गया कि जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये इनकी यूटिलिटी कब है, दे आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड। हम ये चाहते हैं कि अब देखो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जैसे मान लीजिए कार्सिनोजेनिक काम हो गया, तो हम क्या चाहेंगे ऐसा ना हो। तो उस टाइम पे ये चीज हमारे लिए यूजफुल है कि ब्लॉक कर दे उस साइट को कोई आके, फिर हम बाहर से केमिकल डालते हैं, ड्रग डालते हैं, उस साइट को ब्लॉक कर देती है। अब अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है सेल की वो होनी बंद हो जाती है। आगे ना बात समझ में। तो हर चीज के कहीं पे कुछ फायदे तो कहीं पे कुछ नुकसान होते हैं। उसके बाद एगोनिस्ट। एगोनिस्ट कौन होते हैं, एगोनिस्ट कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वो ड्रग होती हैं विच मेंटेन द नेचुरल फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल मैसेंजर। जैसे आपने देखा, मान लीजिए शुगर की डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज मेलाइटस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, देखो दोनों होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस कौन सी चीज है, आप शुगर का नाम देते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, जो कि बार बार यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाता है, बार 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 2-2 सेकंड में जाते हैं। तो इस तरह से उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो जो एगोनिस्ट होती है ये क्या करते हैं, दे मेंटेन द नेचुरल फंक्शन। मतलब जो इंसुलिन बनना बंद हो गया, कहां से बनता है वो, कौन से ऑर्गन के अंदर से बनता है, पेनक्रियास के अंदर से बनता है, वो बनना बंद हो गया, रिलीज होना बंद हो गया। तो क्या करें, बाहर से कोई ऐसी ड्रग हमें लेनी पड़ती है जो वो तो आता नहीं, अब उसका वो काम कर जाए, जो इंसुलिन का काम कर जाए।
मतलब नेचुरल मैसेंजर की जगह वो उसका रोल प्ले करना शुरू कर दे। ऐसी ड्रग जो हम लेंगे बाहर से, ऐसी चीज को कहते हैं हम एगोनिस्ट हैं। क्या कहते हैं उसे? एगोनिस्ट। आगे बात समझ में? तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ये सारे जो डायग्राम थे हम पहले ही देख चुके थे, किस तरह से जो एंजाइम इनहिबिटर करते हैं काम। ये सारे डायग्राम आपको एंजाइम जो मैकेनिज्म था उसके दौरान हमने पढ़ा था। हमने देखा था वहां पे कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चलती है, या एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी उसको उसका नाम हम दे देते हैं। तो हमने देखा कॉम्पिटिटिव का मतलब डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। देखो, डायरेक्टली ब्लॉक द रिएक्टिव साइट। अगर इनडायरेक्टली ब्लॉक कर दें, इनडायरेक्टली ब्लॉक कर दें, साइड वाली साइड के ऊपर जाके बैठ जाए, जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। जैसे कि आपको देखो ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड के ऊपर जाके बैठ गया, जिसे एलोस्टेरिक साइट कह रहे थे। उसकी शेप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी शेप वैसी नहीं रहेगी जैसी उसकी होनी चाहिए थी। ठीक हो गया? ये तो बड़ी बेसिक सी बात होती है, आपने हमेशा ही पढ़ा है। प्रोटीन वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक 2 के अंदर शायद आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, कि जो प्रोटीन्स होती है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आपने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? व्हिच टेल्स अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस होगी तो ये प्रोटीन बन गई, ये सीक्वेंस है तो ये दूसरी प्रोटीन बन गई, ये सीक्वेंस है तो तीसरी प्रोटीन बन गई। होती ना डिफरेंट टाइप की प्रोटीन नेचुरली जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उस प्रोटीन की वही स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है अमीनो एसिड की। आपने देखा है ना कि अल्फाबेट सिर्फ 26 होते हैं, और उन 26 अल्फाबेट से कितनी सारी किताबें लिख दी गई हैं। सिमिलरली आपके सिर्फ 20 अमीनो एसिड, और उन्हीं 20 अमीनो एसिडों की सीक्वेंसिंग की वजह से कितनी सारी बन गई हैं प्रोटीन्स। तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम अगर डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे BOY बॉय होता है, अगर हम ओ हटा दें तो बॉय तो नहीं बना, कुछ और बन गया। तो इसी टाइप से जो आपके डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर अमीनो एसिडों की जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, अगर उस सीक्वेंस में को हम डिस्ट्रॉय कर दें, उस अमीनो एसिड की जगह किसी दूसरे अमीनो एसिड को फिट कर दें, तो अब वो प्रोटीन नहीं रहेगी। आपने देखा है सिकल सेल एनीमिया नाम की जो डिजीज होती है, उसमें होता क्या है? आपकी सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि वहां पे जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गई। हीमोग्लोबिन की शेप तो आपने पढ़ा है, प्रोटीन दो टाइप की होती है ना, एक सिंपल प्रोटीन, एक कंजुगेटेड, एक डिराइव्ड। एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन। जो हमारे हेयर्स हो गए, नाखून हो गए, नेल्स हो गए, भैंसों भैंस गाय जो भी है आपके एनिमल्स, उनके हॉर्न्स हो गए, उनके अंदर तो फाइब्रस प्रोटीन हो जाती है। आपके जो लिगामेंट हो गए, वहां पे जो हम पढ़ते हैं आपकी प्रोटीन, फाइब्रिन नाम की प्रोटीन आ गई, वो आ गई, है ना। तो अब दूसरे आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन के ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर इन शेप है। अगर उसकी शेप ग्लोबुलर ना रहे, आपने देखा होगा ना खेती बाड़ी जब करते हैं, दराती होती है, पीछे उसके अंदर लकड़ी का पार्ट लगा होता है जो पकड़ने का होता है, आगे बिल्कुल जैसे मैंने हाथ ऐसे कर दिया इस टाइप से, देखो शी टाइप, उल्टी शी बना दो, सीधी सी कह दो, ऐसे वो हमने वहां पे लगा दिया उसके ऊपर, तो वो सिकिल हो गई, दराती जैसी हो गई, सिकल सेल एनीमिया कह देते हैं। तो फिर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। पर्टिकुलर शेप होगी तभी तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा ना हीमोग्लोबिन, तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, तभी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय यही था हमारा, जो हम आपको बताने जा रहे थे यहाँ पे, कि पर्टिकुलर शेप, तो पर्टिकुलर ही जाके उसके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के द्वारा छोड़ा हुआ केमिकल मैसेंजर वहां पे आके फिट हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं। तो इनिबिशन यहाँ पे दो टाइप की आपने देखा, एक कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं, दूसरे नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होते हैं। आपने बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मैंने कुछ बातें बोल दी थी, ये आप वहां पे पढ़ चुके होते हैं, आपके शायद पीछे पढ़ लिया होगा या अब होगा पिछले सेमेस्टर में बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी थी, माइग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी थी, जिसमें आपने देखा था कि जो पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन का मतलब पायरोल टाइप की जो स्ट्रक्चर, आपने पेंटागन टाइप की जिसमें एन होता है वो आपने पढ़ा था। अगर वो चार चार पायरोल को अगर आप जोड़ दें बाय थ्रू डिफरेंट कार्बन एटम्स, जो बीच में आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके पूरा कंजुगेटेड जो सिस्टम आपका बन जाता है विद सम सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द पायरोल रिंग, तो फिर जो पोरफायरिन स्ट्रक्चर बन गई, और फिर उसी को आप क्या कह देते थे वहां पे, हीमोग्लोबिन। हीम कब? जब आयरन बीच में आके बैठ जाए, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, यानी स्टेप से आपने पढ़ा था। तो वो आपकी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वहां पे बन जाती थी। तो ओवरऑल जो हमने आपको बताया कि आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने इतनी सारी बातें बीच में बोल दी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की,
तो जो एक लंबी सी चेन बन गई अमीनो एसिड की, तो जो लंबी सी चेन अमीनो एसिड की बन गई, तो वो जो चेन अपने खुद के ऊपर, जैसे आपने पेन के अंदर देखा होता है ना, स्प्रिंग वाले पेन होते हैं, पीछे से दबाते हो स्प्रिंग, आपने देखा होगा एक सिंपल लंबा सा तार ही तो था, वायर थी, उसको घुमा दिया गया है, एक लंबे से तार की कॉइलिंग कर दी और स्ट्रेट चेन के अंदर कर दी, सीधा ही में कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कॉइलिंग। तो वो इसी टाइप से यहाँ पे कर दिया गया। अगर अमीनो एसिड खुद के ऊपर कॉइल होती चली जाए, स्ट्रेट लाइन में कॉइल होती चली जाए, उसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं। कॉइलिंग आखिर हुई तो क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिडों के अंदर आपने देखा था, आपके वहां पे आपके NH ग्रुप भी होता है, CONH जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते थे। CO कार्बोनिल है तो कार्बोनिल डाइपोल बन, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल NH आ गया, H भी आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके R ग्रुप भी होते हैं, तो R ग्रुप एल्काइल एल्काइल के बीच वीक वन डाल बॉन्ड। तो मींस डिफरेंट टाइप की जो इंटरेक्शन, यहाँ पे जो नाम हमने लिखा देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। कई आपने देखा था अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आप कहते थे, सिस्टीन और मिथ्योनिन, दो नाम आपके एग्जाम में कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? तो लिख देते हैं सिस्टीन, CYSTEIN वाला। सिस्टीन दो होते हैं आपके, एक CYSTIN होता है, वो वाला नहीं, दूसरे वाला सिस्टीन। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, आपके कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो उनके अंदर सल्फर होता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। मतलब ये वो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली जो स्टेट चेन थी अमीनो एसिडों की, एक चेन के ऊपर दूसरी चेन आके बैठ जाए, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो बीटा प्रिएटेड शीट स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देखा था दो तरह की थी, वहां पे जो इंटरेक्शन थी वो यही तो थी। सिमिलरली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज इसलिए दिलाई गई कि यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन हुई, जब आपका बाहर से रिएक्टिव साइट के ऊपर आपके टारगेट मोलिक्यूल आके बैठे, बाहर से ड्रग जो हमने डाली वो मोलिक्यूल यहाँ पे आके बैठ गए, तो आखिर बैठ ही क्यों पाए, वो क्यों बैठे रह गए वहां पे? जरूर उनके बीच हुई होगी कोई ना कोई इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, वो डिपेंड करता है दोनों के नेचर के ऊपर, दोनों का नेचर कैसा है, उनके अंदर ग्रुपिंग कैसी है। तो वो ग्रुपिंग के बेसिस के ऊपर जो इंटरेक्शन हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, सबस्ट्रेट और जो एक्टिव साइट है उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगी तो क्या आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है। इसलिए सारे नाम यहाँ पे लिखे। और ये बात मैंने इसलिए बोल दी क्योंकि वर्ड था यहाँ पे इंजाइम का, और इंजाइम का नेचर प्रोटीनेसियस होता है, और प्रोटीन के बारे में पता होना जरूरी है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी क्या, वो मैंने आपको बताया। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है, और सेकेंडरी के बाद अगर वही स्ट्रक्चर जो क्वाइलिंग हो गई थी स्ट्रेट लाइन में, वही अगर स्ट्रेट चेन की बजाय गोलाई में होनी शुरू हो जाए ऐसे, या जो क्रिएटेड शीट स्ट्रक्चर थी वो गोल गोल बन जाए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है? तभी तो आप कहते थे द बेंडिंग और द फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओवर इटसेल्फ थ्रू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो भी मैंने आपको नाम बताए थे, उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही गुच्छे अगर कई इकट्ठे हो जाएं, एक गुच्छा दूसरा तीसरा एंड सो ऑन, the many lumps of the tertiary structure if present collectively called as the quaternary structure, तो उसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये आपने देखा कि इंजाइम की बात चल रही थी, आपको प्रोटीन के बारे में बता दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारी बातें स्ट्रॉन्ग होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इंटरेक्शन अगर वीक होगी तो एकदम हटना चाहेगा, तो इसलिए हमने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between enzyme and the inhibitor, then and only then enzyme can be blocked permanently। अगर आप ये कहते हैं कि जो एंजाइम की ब्लॉकिंग कर दी परमानेंटली होगी, वो तभी हो सकती है अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, तो अदरवाइज नहीं हो पाएगी। उसके बाद ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, देखो इनको हम स्किप कर देते हैं, ये मैंने आपको पहले सारी बातें बोल दी थी। अब हम मेन आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, के डिफरेंट टाइप की देखो क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो ये बेसिक था हमारा, और इसके बाद हम देखेंगे हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। मेन पॉइंट होगा इसकी क्लासिफिकेशन। जो विजुअल है ना, एक जो फैट्स एंड ऑयल वाला जो चैप्टर है ना, वो तो बुक में है। जो ड्रग्स का है वो दूसरा चैप्टर है फर्मेंटेशन वाला, वो बुक में नहीं है। तो कहाँ से बनाए बीच में?